एनक्लेक्स की टीचिंग दे रहा हूँ आप लोगों को साज एनक्लेक्स एकेडमी के थ्रू। और आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो रहेगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज डिसऑर्डर्स। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे साथ शेयर किया लोगों ने। तो नेक्स्ट ये है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स विद जो है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। आज की क्लास में एक सरप्राइज भी होगा आप लोगों के लिए, और आज की क्लास भी बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है। लेट्स डाइव इनटू इट। चलें जी, शुरू करते हैं। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की ये जो क्लास है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को, जो कि एनक्लेक्स पे टेस्ट किए जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि एनक्लेक्स पे हर चीज़ भी नहीं आती। लाइक आप लोग कह लो कि हर चीज़ आएगी एनक्लेक्स पे, तो हर चीज़ नहीं आती। हम वही डिसऑर्डर्स पढ़ा रहे हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी उन्हीं को टारगेट करते हैं, और हम भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ाएंगे। आप लोगों को ऐसी हर चीज़ पढ़ाने पे मजबूर नहीं किया जाएगा या आपका टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा। सो स्पेसिफिक चीज़ों से मुराद ये है कि हर चीज़ नहीं, छोटी मोटी इधर उधर की नहीं। अगर आपको कैबिज के बारे में पढ़ना है एनक्लेक्स पे तो वो ज़रूरी है। अगर आपको और जो सर्जरीज हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है तो वो पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे, आज डिटेल टॉपिक जो है। फिर एमआई है डिटेल टॉपिक में, हार्ट फेलियर है, मोस्ट लव्ड टॉपिक है एनक्लेक्स का। एनक्लेक्स हार्ट फेलियर को बहुत टेस्ट करता है, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। केस स्टडीज आती है, सीएडी के ऊपर केस स्टडीज आती है, एमआई के ऊपर आती है, हार्ट फेलियर के ऊपर आती है। सो आज की क्लास को आप लोगों ने बहुत गौर से अटेंटिव होकर सुनना है। और क्लास में जब आते हैं तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी के, चाय शाय पी के शुरू किया करें। यह है कि थोड़ा बंदा एक्टिव रहता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डीवीटी पे पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के उनको पढ़ेंगे। और जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन आएंगे, आप लोग कोशिश करें कोई बुक, कोई नोट्स अपने फ़ोन के अंदर खोल लें, ताकि जो है आप लोग इस चीज़ को लेट मी ऐड दैट। ओके, सो पी होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी। फिर जैसे मैं बता रहा था कि आपने साइन एंड सिम्टम्स पे और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है उन पे अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल कॉपी अपने साथ रखनी है, क्योंकि जो आपके नर्सिंग इंटरवेंशंस है वहाँ से बनता है साटा के क्वेश्चन। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। और जब सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आता है तो अच्छा भला बंदा भी घबरा जाता है कि यार ये भी सिलेक्ट कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी होगा, ये भी होगा। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो साटा के क्वेश्चन बनते हैं वो नर्सिंग इंटरवेंशन से बनते हैं या फिर साइन एंड सिम्टम्स से बनते हैं। तो इसलिए जब वो चीज़ आएगी साइन एंड सिम्टम्स और नर्सिंग इंटरवेंशन, तो आपने उसको लाजमी जो है नोट डाउन करना है। पोजिशनिंग होगी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में, पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास एमआई का पेशेंट फॉर एग्जांपल आ गया, और आपने उसको हाई फॉलोअर या फॉलोअर पोजीशन नहीं दी, तो ही विल डाई। ऑफ कोर्स ही विल डाई। आप चाहे उसको मॉर्फिन दे दो, ऑक्सीजन भी दे दो, तो पोजीशनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी और इंटरवेंशन से पहले पोजीशनिंग होती है। सो इस पे भी गौर करेंगे। एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चंस के बारे में, क्लिनिकल जजमेंट, पेशेंट सेफ्टी प्रिंसिपल्स, इन सब पे बात होगी, जो कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं। हमारा सेकंड पार्ट है हमारी आज की क्लास का।
कार्डियोवास्कुलर कॉन्सेप्ट्स को एनक्लेक्स के सिनेरियोज के साथ हम लोग अटैच करके पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो होता भी यही है, जो फोकस है आज की क्लास का वो रिकॉग्निशन है। रिकॉग्नाइज करना है अपने क्यूज को कि कहाँ पे पेशेंट के साथ प्रॉब्लम चल रही है। आप जब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, आपकी जब केस स्टडीज आती हैं उसमें भी आपको कहा जाता है कि हाईलाइट करें कौन से क्यूज हैं, कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट के लिए एट दिस टाइम दे आर वेरी क्रिटिकल, दे नीड टू बी अटेंडेड फर्स्ट। फिर असेसमेंट आती है आपकी, फिर असेस करते हो आप पेशेंट को। फिर प्रायोरिटी इंटरवेंशन आती है। आज भी एक क्वेश्चन किया गया था इसको लेके, प्रायोरिटी इंटरवेंशन के बारे में। तो आई थिंक कि 60 to 70% लोगों ने आज ठीक आंसर किया है, बाकी गलत भी था, कोई बात नहीं। आगे चल के क्लासेस लेने के बाद आप लोगों की क्लिनिकल जजमेंट जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। वन थिंग ये कि ये क्लासेस फ्री हैं। आप सबको बताएं कि जो डीएचए की तैयारी कर रहे हैं, प्रोमेटिक की तैयारी कर रहे हैं, हार्ट की तैयारी कर रहे हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनको बेनिफिट ही देंगी, ना कि कोई और नुकसान दे रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। सो सबको बताएं कि ये क्लास वो ज़रूर ज्वाइन किया करें। और फिर ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एनक्लेक्स सक्सेस, जैसा कि क्वेश्चन आप अच्छा करेंगे, केस स्टडीज मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो सही करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। तो मूविंग फॉरवर्ड, हम पहला हमारा आज का जो टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसमें होता ये क्या है कि आपको पिछली जो हमारा टॉपिक था उसमें पढ़ाया गया था कि कोरोनरी आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट असेंडिंग जो है आर्टरी है, और लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी है। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो शो हो रही है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लॉकेज शो हो रही है, इंटीरियर इंफार्क्ट शो हो रहा है पिक्चर के अंदर। होता ये है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक। ये क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक? ये होता है कि जो फैटी डिपॉजिट्स हैं, लॉन्ग टर्म आपने बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाया है, आप लोगों की आप स्मोक करते रहे हो, ठीक है, आपका पेशेंट स्मोक करता रहा है। सो होता ये है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो कि हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती हैं, वो जो है वो जो वेजल है वो क्लूड हो जाती है उस फैट से। समटाइम्स ऐसा होता है कि थ्रोम्बस भी वहां तक चला जाता है, उसकी वजह से क्लूड हो जाती है। सो द रिजल्ट इज कि हमारा जो कार्डिक मसल है वो डाई कर जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो ब्लैक में है, ये ड्यू टू इस्कीमिया जो है, ये मसल डाई किया हुआ है। तो सी ए डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एनफ्लेक्स, तो इस पे गौर करें। और ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है विच इज़ द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाईएस्ट फैक्टर क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए? हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में आपने बहुत, आप सबको आवाज़ आ रही है? हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एमआई देखने को मिलता है, एंजाइना देखने को मिलता है। स्मोकिंग जो करेगा ऑब्वियसली ही इज इनहेलिंग टॉक्सिन्स इनटू हिज लंग्स एंड ऑल हिज वेजल्स, सो उसकी भी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ओक्लूड होती हैं ओवर द टाइम बिंग। डायबिटीज मेलाइटिस, ये तो वैसे ही सब बीमारियों की जो है ना जड़ है। तो इनमें भी जो है प्लेग पाया जाता है, फैटी डिपॉजिट्स होते हैं आपकी वेदर, परफ्यूजन वैसे ही डायबिटीज मेलाइटिस में बहुत लो होती है। आवाज हाइपरलिपिडीमिया है, क्लियर नहीं फिर आ से रही। फैट्स और कोलेस्ट्रॉल। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, लेकिन मुझे बस 1 मिनट दे दें, मैं इसको सेटल डाउन करूँ। मेरे वाईफाई के साथ कुछ इशू है शायद। जी, अब एक दफ़ा बता दें कि आप सब लोग जो हैं सुन पा रहे हैं मुझे?
ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अच्छा जी, ओबेसिटी है और कोलेस्ट्रॉल अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है आपका, फिर भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो लोग जॉब करते हैं ज़्यादा खड़े रहने वाली और बैठने वाली, और इसके अलावा जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, इस तरह की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जॉब्स होती हैं, इनके अंदर सीएडी बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज सर्कुलेशन नहीं अच्छी है उनकी। इसीलिए कहते हैं कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो फिर भी देर आर चांसेस कि आपको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आएगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में भी ये देखना ज़रूरी है कि आपको इधर चेस्ट पेन कौन सी है। चेस्ट पेन की टाइप्स हैं, आगे डिस्कस करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑब्वियसली होगी, पेशेंट विल एयर हंगर, ठीक है, एयर हंगर में जाएगा पेशेंट, आपका मुश्किल से सांस लेगा। फटीग होगी पेशेंट को, पेशेंट थका होगा। डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आएंगे। पेन रेडिएटिंग टू द जॉ, नेक, शोल्डर और आर्म। एज आवर हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, so the pain will go to the left shoulder, left jaw, neck और arm. So moving forward, एंजाइना पेक्टोरिस है, उसकी टाइप्स हैं, फार्मा को कवर करेंगे आगे हम। एंजाइना की 3 टाइप्स हैं, ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एनक्लेक्स पे आ सकता है कि नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, कब देनी है, कब नहीं देनी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो 3 टाइप्स हैं एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना है, ट्रिगर कैसे होता है, आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपने ज़्यादा वजन उठा लिया है, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है किसी चीज़ को लेके, तो आपको स्टेबल एंजाइना होता है। लेकिन आप अगर रेस्ट करोगे, नाइट्रोग्लिसरीन लोगे आप, तो आपका जो ओके, सो स्टेबल एंजाइना है, उसके अंदर ये है कि वो रिलीव हो जाता है अगर नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं आप, तो फिर भी जो है वो रिलीव हो जाएगा। कि हम लोग कंटिन्यूसली इन हो रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसलिए हो रही है। तो स्टेबल एंजाइना जो है ट्रिगर होता है एग्जर्शन से, स्ट्रेस से, और जो है आप मेडिसिन लेते हो या फिर आप रेस्ट करते हो तो वो रिलीव हो जाता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना। और हमेशा स्टेबल एंजाइना का हॉलमार्क साइन ये होगा कि पेशेंट विल, उसने अपनी चेस्ट को ऐसे पकड़ा होगा कि उसकी चेस्ट बस क्रश हो रही है, समथिंग उसको दबा रही है कोई चीज़, इस तरह से क्रशिंग पेन होगी उसको। अनस्टेबल एंजाइना, यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, ये वाला इमरजेंसी का। अनस्टेबल एंजाइना हमेशा आपके पेशेंट के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसलिए अक्सर तब होती है कि जब आपके पेशेंट को रेस्ट में भी पेन हो रही हो और मिनिमल एक्टिविटी के साथ भी पेन हो रही हो, तो जो कि रेस्ट के साथ दूर नहीं हो रही। आपका स्टेबल एंजाइना रेस्ट के साथ चला जाता है, लेकिन आपका जो अनस्टेबल एंजाइना है, वो जो है पेन के साथ, रेस्ट के साथ भी नहीं जाता। तो मेडिकल इमरजेंसी है, एमआई की तरफ जा सकता है, पीई की तरफ जा सकता है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको एज ए मेडिकल इमरजेंसी लें। स्लाइड्स शो नहीं हो रही है आप लोगों को? स्लाइड से शो हो रही। स्लाइड्स नहीं शो, एक मिनट। सॉरी फॉर दैट, आप लोग जल्दी जल्दी बता दिया करें अगर कोई इशू आ रहा होता है ना। ओके, अब आ रही है? अब स्लाइड शो हो रही है? ये भी जी शो हो जी रही शो हो रही है जी स्लाइड। जी सर, अभी हो रही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेबल एंजाइना था, पेन से, पेन होता है आपको, ट्रिगर होता है एग्जर्शन से, लेकिन रिलीव हो जाता है रेस्ट के साथ। अनस्टेबल एंजाइना मेडिकल इमरजेंसी है, आप रेस्ट भी करोगे तो भी आपको आराम नहीं आएगा आपके पेशेंट को, मेडिकल इमरजेंसी है, एमआई की तरफ जा सकता है। एक एक्स्ट्रा टर्म है वेरिएंट, वेरिएंट मीन्स चेंज होता रहता है, प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोलते हैं इसको।
कोरोनरी आर्टरी के स्पैज्म की वजह से जो एंजाइना होता है, दैट इज प्रिंस मेटल एंजाइना, यूजुअली अकर्स एट रेस्ट, ऑफन एट नाइट। इसकी भी मैनेजमेंट सेम ऐसे ही है स्टेबल एंजाइना के जैसे। आप नाइट्रोग्लिसरीन लोगे, रेस्ट करोगे, तो योर पेशेंट विल फील बेटर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एनक्लेक्स के अंदर हमारी जो नर्सिंग प्रायोरिटीज हैं, उसमें हमने पेशेंट के चेस्ट पेन को असेस करना है यूजिंग PQRST। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटर ECG एंड वाइटल साइंस। क्या पता आपके पेशेंट को कोई ऐसा रिदम चल जाए, लीथल रिदम, जिसकी वजह से आपको इंटरवीन करना पड़े। सो कंटिन्यूसली हम लोग ECG मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट को देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन आती है उसमें, एस्पिरिन है, स्टैटिन्स हैं। इनकरेज स्मोकिंग सिजेशन एंड हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट में डैश डाइट भी आती है, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट भी आती है। ओके, पेशेंट को रिस्क फैक्टर की मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है पेशेंट को। चेस्ट पेन जो ड्यूरिंग एक्टिविटी होती है और इम्प्रूव हो जाती है रेस्ट के साथ, दैट इज स्टेबल एंजाइना। अगेन रिपीट कर रहे हैं ताकि आप उनको अच्छे से याद हो जाए कि स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट इज चेस्ट पेन दैट इज नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज सस्पेक्टेड MI और अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में कभी कभी ये भी होता है कि मे बी इट विल प्रोसीड टू MI और इट विल नॉट। सो आपने फर्दर इसको असेस करना होता है, प्रोपाई कराना होता है, STL ECG देखनी होती है एंड पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में उस वेजल के अंदर वो जो रुकावट बनी हुई है, उसकी वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो कम होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, दैट इज एंजाइना। अगर वो रेस्ट के साथ सही हो गया, दैट इज स्टेबल एंजाइना। अगर वो रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ भी सही नहीं हुआ, तो दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। मूविंग फॉरवर्ड, एंजाइना पेक्टोरस की आगे भी फार्मा कवर हम लोग पढ़ते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन है, डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरीज को। इसके साइड इफेक्ट्स हमेशा आपके पास जब भी पेशेंट आए जिसको आपको लग रहा है कि MI की सस्पिशन है, जो आपको लग रहा है कि उसको ACS प्रोटोकॉल देना है, आप सबको पता होगा कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। सो ऑलवेज आस्क योर फिजिशियन और इधर यू विल असेस योरसेल्फ कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि जो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है आपके पेशेंट का BP ड्रॉप करेगी। सो उस ACS प्रोटोकॉल में सिर्फ वो रह जाती है, एस्पिरिन रह जाती है और क्लोपिडोग्रेल रह जाती है, NGCD इज आउट। ओके, अगर आपने उस लो BP 90-60 कार्डिक आउटपुट कम है उसको और NGCD दे दी, तो पेशेंट का BP ड्रॉप करेगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। एस्पिरिन है, एस्पिरिन आप लोग मुझे बताएं कि एस्पिरिन क्लॉट को डिसॉल्व करती है क्या? एनीवन कैन आंसर? क्या एस्पिरिन क्लॉट को डिसॉल्व करती है जब हम MI के पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं तो? ओके, सो एस्पिरिन जो है कभी भी क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करती, ये फर्दर क्लॉट बनने नहीं देती, प्रिवेंट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, वहाँ पे प्लेटलेट्स का जाने को रोकती है और रिड्यूस करती है क्लॉट के बनने के रिस्क। ओके, सो उसके लिए एक और मेडिसिन है थ्रोम्बोलिटिक्स जो हम देते हैं, इसके दिया जाता है, जो कि क्लॉट को जाके तोड़ता है और परफ्यूजन को दोबारा से बिल्ड करता है। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, मीटोप्रोलोल दे सकते हैं, हार्ट रेट को कम करेगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेजोस्पैज्म को कम यूज फॉर वेजोस्पैज्म्स एंड एंजाइना कंट्रोल, इन दोनों को कंट्रोल करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अक्सर आपने देखा होगा हम लॉडोपिन भी दे रहे हैं अगर पेशेंट का BP हाई हो रहा है। सो दीज आर ऑल द फार्मा मेड्स जो कि ज़रूरी जो कि ज़रूरी है टू रीड। लेकिन फार्मा पे हमारी एक सेपरेट क्लास होगी, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन पे और कार्डियोवास्कुलर जो सर्जिकल हमारे पास इंटरवेंशंस हैं या प्री और पोस्ट ऑप, उनके लिए हमारी सेपरेट क्लास है। सो आगे आगे स्टैटिन्स, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड स्लो प्लेक प्रोग्रेशन, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जो प्लेक बने होते हैं पहले से उनकी जो प्रोग्रेशन है उनको भी रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। नेक्स्ट, इंप्लेक्स हमें क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पूछता है इस टॉपिक पे?
जो नाइट्रोग्लिसरीन है, एक टैबलेट दी जाती है एवरी 5 मिनट्स इनटू 3 डोजेस। अब पहले ये होता होता था। अक्सर कुछ लोग जो अगर पुरानी बुक यूज करेंगे या फिर कोई पुराना सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज यूज करेंगे तो उसमें अभी भी यही लिखा होगा। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब एनक्लेक्स के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि अगर पेन पहली डोज के बाद परसिस्ट करता है तो आपने तीसरी डोज तक का वेट नहीं करना। अब आपने पहली डोज दे के ही एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पांस को, नोटिफाई प्रोवाइडर इफ द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड तो नोटिफाई द प्रोवाइडर, और अगर नहीं, अगर पेशेंट घर पे है, आप एक एम्बुलेंस नर्स हैं, तो आपने इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिवेट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट इज ऑलवेज चेक बीपी बिफोर गिविंग नाइट्रोग्लिसरीन। यही पहले वाली बात आ गई। मेमोरी ट्रिक में आ गए ए एंड बी सी, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स। अगर साटा का क्वेश्चन आता है कि आप क्या क्या दोगे, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई आता है, तो फार्मा का क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या क्या मेडिसिन देते हो एक अंजाइना के पेशेंट को। तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो ए एंड बी सी, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड स्टैटिन्स। एम आई बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आती हैं इस पे। ऑलवेज लुक फॉर इट, हमेशा इसको बार बार रिव्यू करते रहें। इस पिक्चर के अंदर जो है हमारे पास, आप प्लीज़ अपना माइक बंद करें जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। हिना प्लीज़ आप अपना माइक बंद कर सकती हैं। ओके। एम आई है, इस पिक्चर के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि एस टी एलिवेशन कैसा शो होता है। ठीक है। एस टी वैसे ये सॉरी है कि सर, पीक्यूआरएस जब बनता है तो ये, लाइट मत वर्क। प्लीज मैम आप अपना माइक बंद कर लो। स्लाइड नहीं शो हो रही स्लाइड मैडम? स्लाइड नहीं शो हो रही है आपकी। आज क्या इशू आ रहा है इसमें? ओके, अब मैडम अब स्लाइड शो हो रही है? जी हो रही है। जी। तो एमआई के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। वही आरसीए के अंदर आएगी, एलएडी के अंदर आएगी। उनके अंदर जब हमारे ब्लॉकेज आती है तो इंफीरियर वॉल एमआई होता है, इंटीरियर वॉल एमआई होता है, एंड इवन डेथ ऑफ हार्ट मसल्स हो सकती है। ठीक है, जिसके बाद पेशेंट हार्ट फेलियर में रहता है ओवर द इयर्स अगर वो बच जाए। अदरवाइज पेशेंट की जो डेथ है जो है बहुत फास्ट कह लें पेस पे होती है अगर एमआई को टाइमली मैनेज ना किया जाए। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हार्ट मसल की डेथ हो जाती है। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज हुई और नीचे का हिस्सा जो है उसमें इस्कीमिया हो गया। साइन एंड सिम्टम्स याद रखने हैं आप लोगों ने कि एक तो एनक्लेक्स पे क्वेश्चन किया जाएगा आपसे कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, जो कि स्ट्रोक के साथ जाएगा। और जब आ जाएगा स्वेयर चेस्ट पेन विद क्रशिंग पेन तो आपने एमआई की तरफ चले जाना है। ठीक है, ये जो हॉलमार्क साइंस है, स्वेयर हेडेक है वो स्ट्रोक की तरफ जाएगा, और स्वेयर क्रशिंग पेन लाइक किसी ने आपके जो है ना चेस्ट में छुरा घोंप दिया ऐसे, जैसे कह लें, तो वो हो जाएगा एमआई की तरफ चला जाएगा। पेन रेडिएट करेगी आपके लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, नेक की तरफ और जॉ की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ऑब्वियसली पेशेंट एयर हंगर में जाएगा। डायफरेसिस, स्वेटिंग, ये भी बहुत हॉलमार्क साइन कह सकते हैं इसको। नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंजाइटी, डिजीनेस एंड वीकनेस। ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो एमआई का पेशेंट आपके पास आ गया ही शोइंग चेस्ट पेन। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है उसको ऑक्सीजन लगाएंगे आप, साथ ही आप उसकी ईसीजी करेंगे। ईसीजी के अंदर अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो उसके बाद टी वेव इन्वर्जन है, abnormal क्यू वेव्स हैं, तो यू विल कंफर्म द डायग्नोसिस। आपके जो फिजिशियन होंगे ही विल कंफर्म द डायग्नोसिस कि आपके पेशेंट को जो है। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया फिजिशियन, लेकिन एनक्लेक्स चाहता है कि आप अपना एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएं। आपकी क्लिनिकल जजमेंट इस तरह की हो कि आप खुद डायग्नोज करने की जो पावर है वो रखते हैं। आपके पास जब केस स्टडीज आती है, लाइक एक पेशेंट है एमआई का, आपके पास केस स्टडी आई, तो उसके ऊपर वो आपको पहले सिनेरियो देगा, पेशेंट इस तरह है, उसकी हिस्ट्री ये है,
और उसने आज ये किया, उसके बाद उसको पेन स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे वो आपको हाईलाइटिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वो जो आपको पूछेगा, वो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि हाँ जी भाई अब बताओ ये एमआई है या स्टेबल एंजाइना है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, क्या है। सो आपको एक प्रैक्टिकल नर्स की तरह सोचने की ज़रूरत है, नर्स इन अ प्रैक्टिस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन ममालिक के अंदर, यूएसए कनाडा के अंदर, आपके डॉक्टर्स जो हैं दे आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। वो हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। आपको कॉल करनी पड़ती है और कॉल करने से पहले आपकी असेसमेंट, आपकी फाइंडिंग्स, आपकी क्लिनिकल जजमेंट भी वो पूछता है। व्हाट डिड यू व्हाट हैव यू डन फॉर द पेशेंट। तो ये ज़रूरी है कि आपको पेशेंट को जो है डायग्नोज करना आना चाहिए। आगे आगे कार्डिक मार्कर्स आ जाएंगे जो कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है। ट्रोपोनिन आई देखेंगे, टी देखेंगे, ये रेज्ड होंगे, सीकेएम भी देखेंगे। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ट्रोपोनिन आई 3 to 6 आवर्स के अंदर रेज हो जाता है और 12 to 24 आवर्स के अंदर रेज रहता है, पीक रहता है उसका, और ओवर सम डेज जो है वो कम होता जाता है। सो ये हमारा अभी तक एमआई का था। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट एंड फार्मा। एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, अगेन मॉर्फिन अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे, एंटी कोएगुलेंट्स हैं, एंटी प्लेटलेट्स हैं, ये सारा कुछ दिया जाता है। एक चीज़ है डबल प्लेटलेट्स की एक टर्म होती है डी टैप, वो पेशेंट को दी जाती है। पीसीआई करनी होती है, एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट सबसे प्रेफरेबल होता है। उसके अंदर ये हम जो सर्जिकल इंटरवेंशंस पढ़ेंगे कार्डियो में, उसमें हम पीसीआई पढ़ेंगे कि उसकी पोस्ट और प्री जो है इंटरवेंशंस हैं नर्सिंग साइड से वो क्या होती हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन आ गई, अब आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि सबसे पहले आपने असेस करना है चेस्ट पेन को यूजिंग पीक्यू आरएसटी। ठीक है, ऑब्टेन करनी है 12 लीड ईसीजी, एडमिनिस्टर करनी है, ऑक्सीजन लगाएं पेशेंट को सबसे पहले। तो वो जो इस्कीमिया हो रहा है, हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम करें, कार्डिक रिदम को कंटिन्यूसली असेस करते रहें, एंजाइटी और रेस्ट को प्रमोट करें, एंजाइटी को रिड्यूस करें, सॉरी, एंड प्रमोट करें रेस्ट को। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसरिथमियाज हो सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। सो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरह का किया जाए कि एक एमआई का पेशेंट था आपके पास एंड ही डाइड, सो व्हाट वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन कि पेशेंट एमआई का डाई कर गया। तो आपने हमेशा क्लिक करना है कि डिसरिथमियाज, हमेशा पेशेंट एमआई के पहले डिसरिथमियाज में जाता है एंड देन ही डाई। सो मूविंग फॉरवर्ड, एनक्लेक्स की प्रायोरिटी क्या है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट टॉपिक कि टाइम इज मसल। ठीक है, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है, एमआई सजेस्ट हो रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है, तो रैपिड असेसमेंट करनी है आपने एज ए नर्स। ईसीजी करनी है पेशेंट की, उसके लिए आपको उस टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रिस्क्रिप्शन की। आपने ईसीजी करनी है, असेसमेंट करनी है, और फिर ट्रीटमेंट को डिले नहीं होने देना। आप जितना डिले करते जाएंगे मसल इस्कीमिया बढ़ता जाएगा, मसल इंजरी बढ़ती जाएगा, मसल डेथ हो जाएगी। तो मोना के बगैर तो एमआई को हम पढ़ें तो समझ में नहीं आता। मोना मोना इज एन एक्रोनिम फॉर मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन। तो मोना के अंदर ये है कि मॉर्फिन देने से पेन रिलीव होता है और कार्डिक वर्कलोड कम होता है। आपका पेशेंट थोड़ा डिजी हो जाता है, थोड़ा टैकीकार्डिया उसका कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो उसका वर्कलोड कम हो जाता है। ऑक्सीजन देनी है। आज किसी ने जो क्वेश्चन ऑफ द डे था साद एनप्लेक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें किसी ने लिखा था कि SpO2 93% थी और उसने कहा था कि द प्रायोरिटी इज SpO2। मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक एनप्लेक्स पे आपका SpO2, आपकी सेचुरेशन लेवल्स लेस देन 90, और अगर 90 है या 90 से कम है, देन यू विल गो फॉर ऑक्सीजन। अदरवाइज अगर 93 है, आपने कभी भी ऑक्सीजन वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, उससे बेटर ऑप्शन कोई ना कोई होगा जो रिलेट कर रहा होगा। ओके, सो 90% से लेस होगा देन इट्स क्रिटिकल फॉर एनप्लेक्स। नाइट्रोग्लिसरीन है, इम्प्रूव्स कोरोनरी ब्लड फ्लो और रिड्यूस चेस्ट पेन। एस्पिरिन है, वही फिर से प्लेटलेट नहीं एग्रीगेट नहीं होने देगा, क्लॉट नहीं बनने देगा। अच्छा, बात ये है कि पहले जो प्रैक्टिस चलती थी वो मोना की थी। अब जो प्रैक्टिस चल रही है वो एस्पिरिन को पहले प्रायोरिटी देती है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स जितने कम एग्रीगेट होंगे, जितने फर्दर क्लॉट नहीं बनेगा, तो आपका पेशेंट उतना सेव होता जाएगा। नेक्स्ट आपने ऑक्सीजन लगानी है, देन नाइट्रोग्लिसरीन एंड देन मॉर्फिन।
सो थोड़ा सा उल्टा हुआ है, एस्पिरिन ऑलवेज एस्पिरिन आपकी प्रायोरिटी होगी इसमें। तो अब हम चलते हैं PQRST क्वेश्चन मार्क। तो बताएगा कोई मेरा कोलीग अच्छा सा जो है PQRST क्या होता है? एनीवन, आज फिर हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर करने हैं और एक सरप्राइज भी है। सो आप लोग बताएं PQRST क्या होता है। तब से हम पढ़ रहे हैं कि PQRST को यूज़ करते हुए हम लोग पेशेंट के पेन को असेस करेंगे। कोई बता रहे हैं, आगे फॉरवर्ड चलो। सर असगर, अभी जो है आपने नहीं बताना, आपका टाइम भी आएगा। चलिए, कोई स्टूडेंट मेरे ख्याल में नहीं बताना चाह रहे, तो हम आगे चलते हैं। PQRST इज अ पेन असेसमेंट टूल, या जिसको आप याद रख के पेशेंट की पेन को असेस करने में आपके लिए जो हेल्पफुल होगा। सो PQRST इज अ पेन असेसमेंट टूल। पी से क्या होता है? प्रोवोकेशन, पैलिएशन। प्रोवोकेशन स्टैंड्स फॉर के किस चीज़ ने उस पेन को जो है शुरू कराया, व्हाट कॉज द पेन, और किस चीज़ से वो बेहतर हो रहा है। पैलिएशन, पैलिएटिव केयर, हॉस्पाइस केयर, इस पे आगे चल के हमारी जो क्लासेस हैं वो आने वाली हैं। तो पैलिएशन वर्ड होता है किसी भी चीज़ को कम करना, किस चीज़ से वो बेहतर हो रहा है। सो प्रोवोके पी से प्रोवोकेशन होगा। आपने देखना है कि कब पेशेंट को क्या खाने के बाद पेन हुआ। जैसे कि हमारे अल्सर्स हैं, कुछ डिफरेंस होता है उनमें भी, कि ड्यूडिनल अल्सर है तो खाने के बाद पेन होता है, या खाने से पहले, या कितने घंटे बाद पेन होता है। सो PQRST आपका बहुत सारी जो डिजीजेज है उनमें काम आने वाला है। सो व्हाट कॉज द पेन, किस चीज़ की वजह से पेन हुआ, क्वालिटी कैसी है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि वर्स्ट हेडेक है तो वो स्ट्रोक की तरफ चली जाएगी। अगर आपके पेशेंट को क्रशिंग स्टैबिंग पेन है, वो MI की तरफ चली जाएगी। क्वालिटी कैसी है, पेन कैसी है आपकी, बहुत ज़्यादा है, सवेयर है। रीजन, कहाँ से पेन उठ रहा है पेशेंट का, ठीक है। आपका MI का पेशेंट तो आपका लेफ्ट आर्म की तरफ जो है ना रेडिएट कर गया। आपका जो रेनल कॉलिक है वो आपकी ग्रोइन की तरफ चला जाएगा। आपका अपेंडिसाइटिस आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आ गया। आपका कोलिसिस्टाइटिस जो है वो राइट शोल्डर की तरफ आ गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि पेन कहाँ से आ रहा है, पेन किस तरफ को रेडिएट कर रहा है, उसकी सिवियरिटी क्या है। अपनी जो न्यूमेरिक पेन स्केल है उसको भी यूज़ करना है, 0 to 10। टाइमिंग क्या थी, कब पेन शुरू हुआ पेशेंट को, और इज इट कंसिस्टेंट और इंटरमिटेंट, क्या वो आ रहा है जा रहा है। लाइक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर किसी को ट्रू लेबर है, ट्रू लेबर में जो पेन तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन जो फॉल्स लेबर है उसमें पेशेंट रेस्ट करता है, कोई और एक्टिविटी करता है, तो उसका जो पेन है वो डिक्रीज हो जाता है। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो PQRST इज पेन, P फॉर प्रोवोकेशन, Q फॉर क्वालिटी, R for region and radiation, S for severity, T for timing, and at the end, NCLEX की टिप क्या है? For chest pain, always assess PQRST before administering pain relief medications when appropriate. सबसे पहले आपकी असेसमेंट आती है। आप डायरेक्टली इंटरव्यू कर दोगे तो हमेशा गलत करोगे। हमेशा असेस करो अच्छे से, देन मूव फॉरवर्ड। प्रोवोकेशन, क्वालिटी, रीजन, सेवेरिटी, टाइमिंग, अगेन सेम थिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, एनक्लेक्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। डिफरेंस, जहाँ पे भी डिफरेंस बयान करना होता है ना, वहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। यार ये तो लेफ्ट पे था, ये राइट पे था। सो लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। हार्ट फेलियर होता कब है? जब आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होता टू मीट द बॉडीज ऑक्सीजन डिमांड्स एंड न्यूट्रिएंट डिमांड्स, तब आपके पेशेंट का हार्ट फेलियर होता है। लाइक हार्ट फेलियर में आप ये कह सकते हो कि हार्ट फेल नहीं हो जाता बिल्कुल, लेकिन वो क्या है कि नर्स की तरह ना वो ओवर टाइम कर करके ना थक जाता है बस। और हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। हार्ट फेल नहीं होता, ओवर टाइम कर करके थक जाता है। हार्ट की मसल्स जो है स्ट्रेच हो जाती हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है डिक्रीज हो जाता है। सो हमारे हार्ट की जो हमने लास्ट टॉपिक में चैम्बर्स पढ़े थे, बीच में सेप्टम था,
जो हमारा राइट साइड पे था वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल था। सो यहीं से सारी अब आगे चीज चलेगी। तो लेफ्ट साइड पे जो हार्ट फेलियर है उसमें क्या होगा, लेफ्ट से आपने याद रखना है फ्रॉम एल टू लंग्स। ओके, एल है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो वो लंग्स की तरफ जाएगा। ब्लड जो है क्योंकि अच्छे इतने ज्यादा आपका हार्ट डायलेट हुआ है तो वही जो ब्लड है आपका बैकअप कर जाएगा लंग्स के अंदर, पल्मोनरी कंजेशन कॉज करेगा और एल से लंग्स लंग्स के सारे इश्यूज जो हैं आएंगे। लाइक डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो लंग्स से रिलेटेड है ना, ऑर्थोपनिया है वो भी लंग्स से रिलेटेड है, क्रैकल्स हैं, पल्मोनरी एडिमा है, फटीग है। ठीक है, एक चीज होती है ब्लड टिन जो है स्पुटम होगा उस पेशेंट का, ये भी एक हॉलमार्क साइन है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर पे क्या होता है, राइट साइडेड से आर से आपने याद रखना है रेस्ट ऑफ द बॉडी, एल से याद रखना है ओनली टू लंग्स, एंड राइट से याद रखना है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ब्लड बैक्स अप इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि आगे वो सही से जा नहीं पा रहा तो वो सारा वापस आता जा रहा है क्योंकि वो राइट साइडेड का फेलियर है, वो आगे पंप नहीं कर पा रहा है। फ्लूइड रिटेंशन कॉज करता है पूरी बॉडी के अंदर, पेरिफेरल एडिमा होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होती है, हेपेटोमेगाली है। ठीक है जी, हेपेटोमेगाली कैसे होगी, क्योंकि सारा प्रेशर देखिए आपका जब राइट साइड पे आपका जो है प्रेशर आ रहा है तो वो सारे का सारा जो है प्रेशर आपका लीवर पे आ रहा है, आपका स्टमक पे आ रहा है, एसाइटिस होंगी। लीवर आपका खराब होगा तो ऑब्वियसली एसाइटिस कॉज करेगा, वेट गेन हो जाएगा पेशेंट का, जेवीडी होगी वो ऊपर की तरफ इंफीरियर वेना के वो व्हेन इट इज फिल्ड विद ब्लड, तो इंफीरियर वेना के वो ऑब्वियसली जुगुलर वेन्स को पे शो होगा आपका कि पेशेंट की जेवीडी इतनी ज्यादा वो आपको दूर से ही नजर आएंगी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो नेक्स्ट स्लाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें आपको मैं इसको जो है बड़ा करके दिखा सकूँ, ये आपको इंटेक्स पे याद रखने में मदद करेगा। इशू हो रही है आप लोगों को? यस सर, श्योर ये ओके जी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के आपने यूज करना है लेफ्ट साइड थिंक्स थिंक लंग, लेफ्ट साइड थिंक लंग्स। लंग्स में आपने जो याद रखना है वर्ड ड्राउनिंग, ड्राउनिंग से बनता है डी से डिस्निया, आर से रेल्स बनता है क्रैकल्स और थोपनिया, डब्ल्यू से वीकनेस, एन से नॉक्टुरल पैरोक्सिमल डिस्निया। एट नाइट टाइम इन पेशेंट्स को जो है ये सो नहीं पाते, इसकी वजह से आपने पेशेंट्स को जो है लीन फॉरवर्ड करना होता है, हाई फॉलोज में रखना होता है और एक पिलो देना होता है उनके आगे, जो है उनको बेंड करना होता है ताकि वो सो सके। सोफा पे अक्सर पेशेंट्स जो है ना सो जाते हैं, हमने आईसीयू में भी ऐसे पेशेंट्स को जो है ट्रीट किया। सो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, नैगिंग कफ, नैगिंग कफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये टर्म एंट्रंस के क्वेश्चंस में आती है। फ्रॉदी ब्लड टिंट स्पुटम होता है, वेट गेन होगा 2 to 3 पाउंड अ डे, अगर ये आपको साइन नजर आ रहा है, साता का क्वेश्चन आ गया है और वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि पेशेंट को डिस्निया है और तोपनिया है और एडिमा है, लार्ज नेक वेन्स हैं, तो आपने देखें अगर ड्राउनिंग को आप वहाँ पे पिक्चर्स को अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ड्राउनिंग, तो आप उसी से अपने वर्ड्स बनाते जाएंगे और आप उसको पुट कर सकेंगे उस क्वेश्चन में कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, और आप ऑब्वियसली सही जो आपके पॉइंट्स होंगे उनको ले लेंगे। सातवां क्वेश्चन जब आपने लेना है उसको अटेम्प्ट करने से पहले दुआ भी करनी है, ठीक है, क्योंकि वो दुआ मांगता है भाई। आपने कभी भी रॉन्ग ऑप्शन जो आपको लगे ना प्लस माइनस है उसको सिलेक्ट ही नहीं करना। अगर आप देखो 3 ऑप्शन हैं, उसमें से अगर आप 2 सही कर रहे हो और 2 आपने गलत कर दिए तो वो जो 2 सही किए हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो जो सातवां क्वेश्चन है उसमें जो है पार्शियल मार्किंग चलती है, अगर आप सही करते हो तो वेल एंड गुड, अगर गलत किए तो वो जो सही किए हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आपने वर्ड याद करना है राइट इज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, स्वेलिंग याद रखना है आपने। एस फॉर स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड हैंड्स, डब्ल्यू फॉर वेट गेन दोनों में होता है, एडिमा है, फिटिंग लार्ज नेक वेन्स है, लिथार्जी है, इरेगुलर हार्ट रेट है और नोक्टूरिया है और गर्थ है, ये साइटीज है जी। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स होंगे इसकी, अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपना 1-2 मिनट लेके कर लें।
या फिर आपको जो है बाद में पीपीटी दे दी जाएगी। तो हार्ट फेलियर में आगे चलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। एसी इनहिबिटर्स ऑब्वियसली आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन को कम करते हैं, अल्डोस्टेरोन रिलीज करवाते हैं जो कि आपकी फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है। सेम गोस फॉर एआरबी, ये एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो हार्ट फेलियर में आपके काम आती हैं। बीटा ब्लॉकर्स ऑब्वियसली हार्ट रेट को कम करने के लिए। डायोरेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट फेलियर। अगर ऑप्शन आए कि आपकी इंटरवेंशंस क्या होंगी तो फ्यूरोसमाइड या डायोरेटिक्स आपकी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करनी है आपने। सोडियम लेस देन 2.3 ग्राम रखना है आपने, और फ्लूइड को 1.5 लीटर तक जो है रिस्ट्रिक्ट करना होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाएगा, डेली वेट मॉनिटर सर करना स्लाइड है, फिर लंग चेंज साइंस। लाइट चेंज नहीं हुई। ये अब स्लाइड शो हो रही है? ठीक है, डेली हेलो वेट मॉनिटर करना है। जी जी शो किसी हो का रही है। माइक चला हुआ है, प्लीज बंद कर लो। लंग साउंड्स और एडिमा पे नजर रखनी है। इनटेक एंड आउटपुट, फिर से नर्सिंग इंटरवेंशन है तो इनको जो है आप नोट डाउन कर लें। इनटेक एंड आउटपुट पे नजर रखनी है। हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना है, ऑब्वियसली हाई फॉलोअर्स पे रखना है ताकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ना हो। मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड आपने देनी है। लो सोडियम डाइट देनी है। मेडिकेशन एडेरेंस को देखना है। अच्छा, ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके पेशेंट को आपने एंटी हाइपरटेंसिव दी एंड वो दोबारा आया कि मेरा तो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, दोबारा से वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। उसमें नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, आप पेशेंट की मेडिसिन चेंज कर दो, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दो, आप पेशेंट से पूछो कि वो किस किस टाइम दवाइयाँ ले रहा है, डाइट कौन सी ले रहा है। सो इन चार ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप असेसमेंट क्या कर रहे हो। असेसमेंट आप यहाँ पे ये कर रहे हो कि ईदर द पेशेंट इज अधेयर टू द मेडिकेशन रिजीम, क्या वो दवाइयाँ टाइम पे ले भी रहा है कि नहीं। आप ऐसे डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर कहेगा कि आपने क्या असेस किया उससे पहले। सो ऑलवेज गो फॉर असेसमेंट बिफोर इंटरवेंशन। यहाँ पे की पॉइंट्स ये हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो लंग सिम्टम्स है, राइट साइडेड फिर से आप लोग इस चीज़ को रट्टा लगा लें। एल फॉर लंग्स, राइट फॉर रेस्ट ऑफ द बॉडी। डेली वेट मेजर करना है। सडन वेट गेन है तो वर्सनिंग हार्ट फेलियर है, नोटिफाई करना है प्रोवाइडर को। मेमोरी ट्रिक यहाँ पे सेम वही चल रही है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वेट गेन रिपोर्ट कितना करना है। अगर पेशेंट का 2 to 3 पाउंड्स और 1 to 1.5 kg 24 आवर्स में बढ़ गया है वेट, तो ऑब्वियसली यू विल नोटिफाई द प्रोवाइडर। और अगर पेशेंट का 2.3 kg या मोर देन 5 पाउंड इन अ वीक बढ़ गया है, फिर भी आपने प्रोवाइडर को बताना है, क्योंकि ये सिम्टम्स वर्स कर रहा होता है ना। आपकी बॉडी रिटेन कर रही है वाटर को, अगर बॉडी वाटर को रिटेन कर रही है, हार्ट फेलियर बढ़ रहा है, और आपका पेशेंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, हार्ट फेलियर भी होगा, एडीमा भी होगा, जेबीडी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी। सो आपने वेट गेन पे बहुत नज़र रखनी है हार्ट फेलियर पे। नेक्स्ट इज टाइम टू थिंक क्रिटिकली। मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ। इस क्वेश्चन पे नज़र करें, सब लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को टाइप करें। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको देखें और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स बताएं। सर स्लाइड नहीं शो हो रही। जी मैडम आ रही। जी, हियर इट इज। चलो, वी विल टेक ओनली 1 or 2 minutes। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने अपने जो आंसर्स हैं उनको टाइप करना। बोल के भी बता सकते हैं आप लोग, टाइप करना चाहते हैं तो चैट में टाइप करें। आई थिंक इस तरह बहुत लंबा होने वाला है। So, a nurse is caring for a client with a history of coronary artery disease who reports chest discomfort while walking. Which findings are consistent with stable angina? इजी क्वेश्चन डाला है, वैसे ही जैसे सिखाया था फर्स्ट क्लास में कि स्टार्टा का क्वेश्चन आता है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो आपने हमेशा हर ऑप्शन को ट्रू और फॉल्स लेके चलना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेबल एंजाइना में 2 लाइंस थी, ऊपर की जो पीपीटी थी, स्लाइड थी, उसके अंदर 2 लाइंस थी। अगर स्टेबल एंजाइना में एग्जर्शन से आपका जो है एंजाइना हो रहा है
तो आपने वो एग्जर्शन और स्ट्रेस को स्टॉप करना है, और अगर रेस्ट के साथ वो एंजाइना या चेस्ट पेन ठीक हो रहा है तो इट इज स्टेबल एंजाइना। सो ऑप्शंस देखते हैं। चेस्ट पेन इज रिलीव्ड बाय रेस्ट, तो हमने पढ़ा है ऊपर कि अगर रेस्ट करने से जो चेस्ट पेन चली जाए तो उसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ओके, दिस इज ट्रू, ए तो होगा। पेन अकर्स प्रिडिक्टेबली ड्यूरिंग एक्सर्शन, ओके, ये भी है, एक्सर्ट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो पेन होता है, सो बी इज आल्सो करेक्ट। प्रोपोनिन लेवल्स आर एलिवेटेड, प्रोपोनिन लेवल्स एलिवेट होंगे स्टेबल एंजाइना में? नो सर। नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव करेगी डिस्कम्फर्ट को? यस। ओके, मतलब डी भी है। चेस्ट पेन occurs suddenly at rest and worsens over time. E is correct or not? नो। जो चेस्ट पेन रेस्ट पे भी हो और वर्सन होती जाए, ओके, नो। The next is F. The client describes pressure like pain radiating to the left arm. This one is tricky. चलें, अब हम लोग रैशनल की तरफ जाते हैं, टाइम इज शॉर्ट। A, B, D and F. ओके, चेस्ट पेन इज रिलीव बाय रेस्ट, स्टेबल एंजाइना में आप रेस्ट करते हैं तो आपका पेन रिलीव हो जाए, दैट इज स्टेबल एंजाइना। उसने पूछा है कौन कौन सी चीज़ें स्टेबल एंजाइना के साथ कंसिस्टेंट हैं। पेन अकर्स प्रेडिक्टेबली ड्यूरिंग एक्सर्शन, आप स्ट्रेस लेते हो, एक्सर्ट करते हो, फिर पेन होता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना। क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना तो आप लेटे हो, मूवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, कभी भी हो सकता है। लेकिन जो स्टेबल एंजाइना है उसका पेन आप एक्सर्शन करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, इस तरह से होगा। प्रोपोनिन लेवल्स अनस्टेबल एंजाइना में रेज होंगे। नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव कर देगी डिस्कम्फर्ट को, तो वो स्टेबल एंजाइना है। चेस्ट पेन अकर्स एट रेस्ट एंड वर्सन्स ओवर टाइम, तो वो अनस्टेबल एंजाइना में होता है कि वो वर्सन होती जाती है और एमआई की तरफ, मेडिकल इमरजेंसी की तरफ प्रोसीड करती है। द क्लाइंट डिस्क्राइब्स प्रेशर लाइक पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म। ओके, स्टेबल एंजाइना, मैंने कहा था ना ये ट्रिकी है, तो स्टेबल एंजाइना में भी वही सिम्टम होगा कि पेन उस तरह जारी होगी, लेकिन क्या होगा, रेस्ट करने से वो ठीक हो जाएगी। सो एंजाइना का जो हॉलमार्क साइन है कि पेन रेडिएट करती है लेफ्ट आर्म पे, उसको नहीं भूल जाना। यहाँ पे उसने आपको ट्रिक की है। Angina commonly presents as pressure, swelling, or heaviness that may radiate to the jaw, neck, shoulder, or left arm. तो ये आई थिंक स्टेबल एंजाइना प्रिडिक्टेबल है, एक्सर्शन के साथ है, रिलीव्ड बाय रेस्ट। अनस्टेबल एंजाइना अनप्रिडिक्टेबल होती है, रेस्ट पे भी अकर हो सकती है और रिलीव नहीं होती है रेस्ट के साथ, ये इमरजेंसी है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन साइलेंट किलर भी है, परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज रिस्क है, ये कह लें कि जो है डायबिटीज़, बाकी सारी बीमारियों की जड़ कह लें। और हाइपरटेंशन जो है, इन मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस, जिन कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट्स आईसीयूज में एडमिट होते हैं, ये उन सब की जो है मदर डिजीज़ है। यहीं से सारे मसले शुरू होते हैं, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। पेशेंट ये सिम्टोमेटिक, अचानक से आपके लाइफ के हिस्से में आके ये आपको जो है शो होता है कि आपको हाइपरटेंशन है। ओके, इंक्रीज करता है ये रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक्स और रेनल कॉम्प्लिकेशंस का। रिस्क फैक्टर्स फिर से आपने बहुत गौर से पढ़ने हैं, याद भी रखने हैं। फैमिली हिस्ट्री होगी पेशेंट की, ऑब्वियसली जिनके पेरेंट्स दोनों को सॉरी, जिनके पेरेंट्स दोनों को हाइपरटेंशन है, उनके बच्चों में भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटिस, हाई सोडियम इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, लाइक वही बैंकर जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स जो हैं। हम नर्सेज का एक वैसे है कि हम लोग स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंसिव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारी जो मूव करने वाली जॉब है इधर से उधर, वो बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे के बारे में। तो स्ट्रेस एंड एक्सेसिव अल्कोहल यूज की वजह से भी पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाती है। सो पॉसिबल फाइंडिंग्स क्या होंगी? अगर आपसे कोई पूछे कि इनिशियल जो सिम्टम होगा हाइपरटेंसिव पेशेंट का, तो वो क्या होगा, आप हमेशा हेडेक पे क्लिक करेंगे। लेट साइन अगर आप कह दें तो ब्लड विजन हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, एपिस्टैक्सिस, फटीग, ये लेट साइन है।
एनक्लेक्स ये भी पूछता है कि पहले आपको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा और बाद में आपको पेशेंट में कौन सा सिम्टम कौन सी चीज़ में देखने को मिलेगा। लाइक उसमें पूछा जाता है प्री क्लैम्पशिया के अंदर कि आपके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं और आपके लेट सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट के प्री क्लैम्पशिया में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, वही थी एमआई, हार्ट फेलियर, सीवीए, मेजर जो चीज़ें, मेजर डिजीजेज, मेजर कॉम्प्लिकेशंस जिनकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, सीकेडी, रेटिनोपैथी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाइपरटेंशन की दो टाइप्स हैं, हाइपरटेंशन की खैर चार टाइप्स हैं, बट हाइपरटेंसिव क्राइसिस और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में प्राइमरी हाइपरटेंशन आ सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज मोस्ट कॉमन हो सकता है, नो आइडेंटिफाइबल कॉज, रिस्क फैक्टर्स जो है उनकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ओबेसिटी की वजह से। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमेशा किसी डिजीज से रिलेटेड होती है, किडनी डिजीज होगी, एंडोक्राइन डिजीज होगी या मेडिकेशन होगी। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है उसके अंदर पेशेंट का जो हार्ट बीपी है वो मोर देन 180 120 होता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहेंगे इसको। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर जो है आपके पेशेंट का सेवेरली बीपी एलिवेटेड होगा और उसमें आपका ऑर्गन डैमेज भी होगा, दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी हमेशा मेडिकल हो, सर्जिकल हो, माइंड में रखना है कि दैट विल किल द पेशेंट इन फ्यू मिनट्स। जो अर्जेंसी है दैट इज अर्जेंट बट दैट इज नॉट एन इमरजेंसी एट द मोमेंट। बीपी एलिवेट होगा लेकिन कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है। इसको ट्रीट करेंगे ओरल मेडिकेशंस के साथ, जैसे हम लोग ईयर में पेशेंट आता है तो उसको रूटीन करते हैं। फिर लेकिन आवाज अगर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम, आई थिंक आवाज बाकी सबको क्लियरली आ रही है। जी सर आ रही है। कंटिन्यू करते हैं मैडम, आप चेक करें क्या इशू है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन डैमेज होगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। स्ट्रोक है, एमआई है, हार्ट फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी है। इसके अंदर आईवी मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, स्टैंड अलोन भी आ सकता है कि आप जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज करोगे कि नहीं करोगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट लेट द पेशेंट गो जब तक वो उस रिस्क की जो उसका प्रॉब्लम चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन चल रही है, उससे निकल ना गया हो। इमरजेंसी में बीपी एलिवेट होगा लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज भी होगा। अर्जेंसी के अंदर सिर्फ बीपी एलिवेट होगा लेकिन ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ जूम करते हैं और ओके, नॉर्मल जो बीपी है हमारा 120/80 होता है। प्री हाइपरटेंशन आपकी 130 120 टू 140 रह रहा है या 80 टू 90 रह रहा है, 140 90 रह रहा है तो प्री हाइपरटेंशन है। स्टेज 1 क्या है? 160 90 160 100 140 90 के दरमियान में रह रहा है। और हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन स्टेज 2 क्या है? जब मोर देन 160 एंड 100 रह रहा है। और स्टेज 3 क्या है? व्हेन इट इज मोर देन 180 और 110। ये जो सीकेडी के पेशेंट्स में देखा जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, अगेन वेजोकंस्ट्रिक्शन को कम करेंगे, फ्लूइड को कम करेंगे, एल्डोस्टेरोन की मदद से फ्लूइड रिटेंशन को कम करेंगे और ऑब्वियसली बीपी को कम करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट और बीपी दोनों को कम करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेजोस्पैजम्स को कम करेगा, बीपी को भी कम करेगा। डाययूरेटिक्स भी आपका दे विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ वाटर एंड दे विल लोअर योर बीपी। नर्सिंग इंटरवेंशन आ गई, गौर से सुनिएगा। ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मेंटेन करना है। आप इनिशियली जब पेशेंट प्री हाइपरटेंसिव होता है आप उसको चार्टिंग करने के लिए कहते हो, लो सोडियम डाइट के लिए कहते हो, डैश डाइट्स हैं, ठीक है। प्रमोट वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। आपने इंकरेज स्मोकिंग सेजेशन, टीच मेडिकेशन अडेरेंस। वही बात आ गई कि आपने अडेरेंस को पहले चेक करना है, ये नहीं कि आप मेडिसिन चेंज करते रहो। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। इन सब चीज़ों को देखना है कि हेडेक उसको रह रहा है, यूरिन आउटपुट तो उसका कम नहीं हो रहा, एडिमा तो नहीं उसका बढ़ रहा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं एंड ऑर्गन डैमेज की तरफ जाते हैं। की पॉइंट्स में आपने याद रखना है, नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120/80। और एनक्लेक्स पे जब क्वेश्चन आता है आपको कि आप लोग बीपी सिलेक्ट कर लेते हो किसी चीज़ के लिए,
until your BP is marked like 90/60. Don't go for that option. Always don't go for that. अगर आपके पेशेंट का BP 84, 54, 80, 40 इस तरह से लिखा है, दैट इज लो BP. SpO2 क्या है? लेस देन 90 क्रिटिकल है, और BP व्हेन इट इज लेस देन 84, लेस देन 90 और 60. अदरवाइज अगर 95, 60 है तो वो ऑप्शन ऑब्वियसली आपने चूज नहीं करना. हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर MI के लिए और हार्ट फेलियर के लिए. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर फर्स्ट लाइन इंटरवेंशंस, और एंटी हाइपरटेंसिव को कभी भी अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना क्योंकि रीबाउंड हाइपरटेंशन हो सकती है. ये सारी टीचिंग्स आपने पेशेंट को देनी है. यही टीचिंग्स आपको एनक्लेक्स को एस करने में, पास करने में हेल्प आउट करेंगी. एंड आपने इन चीज़ों को नोट डाउन करें और याद रखिए, इन पे आगे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड. पोजिशनिंग मैटर्स द मोस्ट. समटाइम्स हो सकता है कि कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले आपका पोजिशनिंग आ जाए. हार्ट फेलियर के पेशेंट की पोजिशनिंग आ जाएगी हाई फॉरवर्ड्स. बेड विल बी एट 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री आपको पता होगा फ्लैट होता है सरफेस के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट. 60 to 90 डिग्री ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेगा, प्रीलोड को कम करेगा, और डिस्निया को भी कम करेगा. आपने साथ ऑक्सीजन भी देनी है अगर नीड है. मायोकार्डियल इंफार्क्शन है 30 to 45 रख सकते हैं, कार्डियक वर्कलोड को कम करेगा और कंफर्ट को इम्प्रूव करेगा. ये कुछ पिक्चर भी है जिसके अंदर शो किया गया है, जैसे यहाँ पे कि किसी चीज़ ने होल्ड किया हुआ है पीछे से ना पेशेंट को. सो इट इज, ये आप कह लें कि एक नर्सिंग हैंड हो सकता है. अगर आप पेशेंट की पोजीशन सही से नहीं बनाएंगे तो पेशेंट को. ओके, ठीक होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंग्स बने हुए हैं, किसी चीज़ ने पेशेंट को होल्ड किया है. सो दिस इज द नर्स. आप एक नर्स होते हुए पेशेंट को अगर सही तरीके से इंटरवीन करते हो, सही पोजीशन में लेते हो. मुझे याद है मैं एक ICU नर्स हूँ, और जब मैं बेड साइड करता था तो मेरी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ पे नज़र होती थी वो पेशेंट की पोजीशन पे होती थी. अगर किसी न्यू ज्वाइनर ने पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट किया हुआ है, ही इज इन हार्ट फेलियर, तो वो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है. सो पेशेंट को ऑलवेज की हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को आप हाई फॉलोअर में रखिए. और आगे आगे मायोकार्डियल में आपने सॉरी, आगे आ गया पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस में ये होता है कि आपके हर इंस्पिरेशन के साथ आपका जो है पेशेंट, उसको पेन हो रही होती है, चेस्ट पेन. आपने पेशेंट को जब लीन फॉरवर्ड करवाना होता है, सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड. सो ये जो है क्लासिक एनक्लेक्स क्लू है और पेशेंट को जो है रिलीफ देगा चेस्ट पेन में. कार्डिक टेम्पोनेट. अच्छा, कल मैंने एक ट्रायड पढ़ाया था आप लोगों को, बेक्स ट्रायड, किसी को याद है? कार्डिक टेम्पोनेट के हवाले से था. देखिए, हम चीज़ें रिपीट करते रहेंगे, क्लास में जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो आई थिंक हम अच्छा सीख सकेंगे. सो कार्डिक टेम्पोनेट का जो ट्रायड है, जो हॉलमार्क साइन है, जो एनक्लेक्स जिस पे बार बार क्वेश्चन करता है, उसके अंदर 3 साइन आते हैं. ट्रायड होता है 3 के लिए यूज होता है. हाइपोटेंशन है उसमें, मफल्ड हार्ट साउंड्स हैं, एंड JVD है. ओके, सो आगे आ गया सेमी फॉलोअर्स. कार्डिक टेम्पोनेट में आपने सेमी फॉलोअर्स करना है, ब्रीदिंग इंप्रूव करेगा, और प्रिपेयर करना है पेशेंट को पेरिकार्डियोसेंटेसिस के लिए, नीडल डिकम्प्रेशन. इज कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आप क्या करते हो? सपाइन करते हो पेशेंट्स को और लेग्स को एलिवेट करते हो. क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को उस टाइम ब्लड की ज़रूरत है. आप वेनस रिटर्न को बढ़ाते हो और BP को सपोर्ट करते हो एट दैट टाइम. DVT के अंदर क्या करते हो? लेग्स को एलिवेट करके रखते हो. एडिमा कम होता है और वेनस रिटर्न ज़्यादा होता है. पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, और वल्वुलर हार्ट डिजीज़ के ऊपर. इसके अंदर क्या आता है, जो PAD है, इसके अंदर डिपेंडेंट लेग्स पोजीशन होती है जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है. अब देखिए, PAD के अंदर आपके टांगों तक सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पा रही, आपने उसको और एलिवेट कर दिया तो क्या वो ब्लड की सर्कुलेशन वहां तक पहुंचेगी? नहीं. सो आपने हमेशा PAD में लेग्स को डिपेंडेंट रखना है. एंड इन
जो डीवीटी है या वेनस इनसफिशिएंसी है, उसमें आपने लेग्स को एलिवेट करना है और वो एडिमा को कम करेगी और वेनस रिटर्न बढ़ाएगी। सो दीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ये नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी कुछ डिसऑर्डर्स हमारे रहते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। सो एनक्लेक्स की मेमोरी ट्रिक क्या है? फ्लूइड इन लंग्स, सिट अप, नीड मोर वेनस रिटर्न्स, लेग्स अप, पोर आर्टीरियल फ्लो, लेग्स डाउन। ठीक है, पीएडी में हमेशा लेग्स डाउन। पोजिशनिंग कैन बी द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन एनक्लेक्स बिफोर मेडिकेशंस आर गिवन। ठीक है जी, वही बात आ गई कि पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आगे चल के हर चीज़ में आप पढ़ेंगे कि आपकी पोजिशनिंग आएगी, तो इसीलिए हर टॉपिक के साथ पोजिशनिंग हमेशा ऐड किया करूँगा मैं, ताकि आप लोगों को पोजीशन हमेशा याद रहे, क्योंकि पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर असगर, आपका टाइम आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे जो गेस्ट हैं आज के। आज हम इनसे इंस्पायर भी होते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी पे भी बात करेंगे। और सर असगर, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, हमारे आज के गेस्ट हैं। सर यू आर जी, अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर वालेकुम हम आज अस्सलाम आपके सर। बारे में वेलकम सुनना सर। चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। सर का नाम है जी असगर जरदारी। सर आरएन है, बीएसएन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉ यूनिवर्सिटी कराची से। इनफ्लेक्स यूएस आरएन है, लाइसेंस है इनके पास न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और सर अब आप अपने बारे में बताएं, अपने पैशन के बारे में, नर्सिंग के बारे में बताएं, फिर हम प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच आकाश भाई, आपने मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो डिप्लोमा किया हुआ है वो नवाब शाह से किया हुआ है, आपके भाई के साथ ही मैं उनका क्लासमेट हूँ। उसके बाद जो है मैंने पोस्ट आर इन बीएसएन की है डाउ यूनिवर्सिटी कराची से। और अभी जो है मैं मास्टर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ एक कॉलेज में प्राइवेट पढ़ा रहा वेरी हूँ। वेल। और गवर्नमेंट में मैं स्टाफ नर्स हूँ। और रिसेंटली जो है मैंने एनक्लेक्स पास किया है मार्च में, 5 मार्च 2026 में। अच्छा। ठीक है अब सर, वही हम देखें, हमारे जो नर्सेज हैं, कुछ नर्सेज को लगता है, इस पे भी थोड़ा रोशनी डालें कि हम तो डिप्लोमा नर्स हैं, हम इतना कर ही नहीं पाएंगे। ये मिथ एक चल रहा है कि डिप्लोमा नर्सेज कैन नॉट अचीव इट। मैं एक डिप्लोमा नर्स जीएनएम हूँ, आप जीएनएम हैं, और भी कितने सारे जीएनएम्स हैं हम जिनको जानते हैं, जो पोस्ट आरएन जिन्होंने किया है उसके बाद जो है दे स्टेप इनटू द एनक्लेक्स जर्नी, और जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे किया है। तो ये एक मोटिवेटिंग बात है, इंस्पायरिंग बात है। आप इस पर ज़रा रोशनी डालें कि बस आपको अपने आप में बिलीव करना है, फोकस्ड रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। एनक्लेक्स और आपकी मेहनत जो है पे ऑफ करेगी। देखें, एनक्लेक्स कोई भी कर सकता है, जिसके पास लाइसेंस है, जो डॉक्यूमेंटेशन जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी है, वो एनक्लेक्स पास कर सकता है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। जी 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 सर, सर, आ रही है। कंटिन्यू। सर आप अपनी एनक्लेक्स स्टोरी के बारे में बताएं, आपकी एनक्लेक्स जर्नी कैसी रही, क्या हर्डल्स आए। हेलो। हेलो। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर। आई थिंक सर असगर के नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। सर आप दोबारा कनेक्ट करते हैं तो मैं दोबारा स्लाइड पे आता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड नज़र आ रही है? हम टॉपिक पे मूव करें इतनी देर। जी सर, आ रही है। जी सर के साथ जी गपशप चलती रहेगी फिर। चलें जी। टाइम टू अगेन थिंक लाइक ए क्रिटिकल नर्स। अब आप लोग एनक्लेक्स नर्सेज बनने जा रहे हैं तो क्रिटिकली सोचना शुरू कर दें। और मुझे खुद एनक्लेक्स करने के बाद इतना फ़ायदा हुआ है, मेरी इतनी क्लिनिकल जजमेंट बेटर हुई है, क्रिटिकल थिंकिंग बेटर हुई है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बेटर हुई है। एंड आई लव दैट कि मैंने एनक्लेक्स किया है। और जब मैं कर भी रहा था आई वॉज मोटिवेटेड। लेकिन मैं ये सोचता था कि अगर ना भी हुआ ना, तो जितना मैं सीख रहा हूँ इससे, ये मेरे लिए लाइफ टाइम काम आने वाला है। एंड डेफिनेटली आप मोटिवेट रहें कि आप करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये अभी तो वैसे भी साज ने अपना एक फ्री प्लेटफॉर्म खोला हुआ है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को टीच कर रहे हैं। और ये है कि ये आपके बहुत काम आने वाला है, इधर यू आर स्टडिंग फॉर एनीथिंग,
ये जो फ्री क्लासेस हैं या फ्री नॉलेज है, फ्री की चीज़ तो पाकिस्तानी तो कुछ छोड़ती ही नहीं है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करें, कंटिन्यू रहें, कंसिस्टेंट रहें, डेली क्लास में आएँ, क्वेश्चंस का आंसर करें एंड डेफिनेटली आपकी क्लिनिकल जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड आप जो है अपना ये जब डॉक्टर से बात करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन पे भी नज़र डालते हैं जी। A client arrives at the emergency department reporting severe substernal chest pain radiating to the left arm, diaphoresis, and nausea. The client's ECG shows ST8 segment elevation and troponin levels are elevated. Which nursing action is the highest priority? Obtain a detailed history. Is taking the history important at this time? What do you guys think? क्या हिस्ट्री लेना इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है? आगे लिखा है कि एडमिनिस्टर एस्पिरिन इमीडिएटली। एस्पिरिन इस जगह पे इम्पोर्टेंट है। टीच द क्लाइंट अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। क्या इस टाइम पे टीचिंग इम्पोर्टेंट है जब पेशेंट को सबस्टर्नल चेस्ट पेन है जो कि रेडिएट भी कर रही है, पेशेंट इज इन डायफोरेसिस, नोजिया, पेशेंट के एसटी चेंजेस भी हैं, ट्रोपोनिन लेवल्स भी रेज्ड हैं, तो क्या आप टीचिंग करोगे, हिस्ट्री लोगे या उसको कार्डिक रिहैब के लिए भेजोगे या एस्पिरिन लोगे? व्हाट विल यू गाइस डू? आज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मोना के अंदर मोना इज ओके, मॉर्फिन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, एस्पिरिन देनी है, लेकिन जो करंट प्रैक्टिस कहती है योर प्रायोरिटी इन एमआई इज एस्पिरिन, सो वी विल गो विद एस्पिरिन। आगे भी देखेंगे हम लोग कि क्यों बाकी सारे ऑप्शंस जो थे दे वर इनकरेक्ट। ये रहा, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एस्पिरिन इमीडिएटली, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन जितना कम होगा, फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन रिड्यूस होगा, उतना पेशेंट का मसल सेफ होगा, स्कीमिया रिवर्स होगा और आपका पेशेंट जो है सेफ होगा। यू विल वर्क लाइक अ सेफ नर्स। अगर आपने कुछ और हिस्ट्री लेने लग गए और आप टीचिंग करने लग गए, योर पेशेंट विल डाई एंड एनक्लस कहेगा कि ये सेफ नर्स नहीं है। इससे फर्दर क्वेश्चन करते जाओ, इसको 150 क्वेश्चंस तक लेके जाओ और अगर आप सही चीज़ चूज़ करोगे वो कहेगा कि ये बंदा पास होने के लायक है, ये सेफ नर्स है, ये यूएसए आने के लायक है। ठीक है जी। तो डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं लेंगे इस टाइम पे। टीचिंग इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एट दिस टाइम। आप पेशेंट को एजुकेशन दें लेकिन इस टाइम पे नहीं, स्टेबल करने के बाद दें। हमेशा डिस्चार्ज के टाइम पे टीचिंग के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपने। कार्डिक रिहैब के बारे में बताएं लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, नॉट एट दिस टाइम। When answering MI questions, prioritize interventions that restore perfusion, reduce myocardial damage, and preserve life. Okay? आप MI में पेशेंट की लाइफ बचा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। सॉल्व अप टू यू। एक्यूट MI है, ABCs को देखें। ECG में एनक्लेक्स तो कहता है पेशेंट को छींक भी आ जाए तो पहले ABCs देखें। सो ABCs फर्स्ट प्रायोरिटी, ECG है, देन एस्पिरिन दें और रीपरफ्यूजन थेरेपी की तरफ चले जाए। Next we have deep vein thrombosis, pulmonary embolism, DVT। अच्छा, ये बंदा जैसे खड़ा है, लग नहीं रहा इसको DVT या PE है, ये तो मॉडल की तरह खड़ा है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये है कि ब्लड क्लॉट बनेगा आपकी डीप वेन्स के अंदर। ऑब्वियसली आपकी लेग्स के अंदर बनता है मोस्टली, एंड उसके बाद आपकी जो फेमोरल वेन्स हैं उनके अंदर DVT हमेशा। डीप वेन्स के अंदर जो क्लॉट बनता है दैट कॉजेज DVT। कैसे होगा? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। फिर से वही बात आ गई, जो पेशेंट्स इमोबाइल हैं और जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जॉब्स करते हैं वो सर्जरी के बाद हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनका गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, जिनका सी सेक्शन हुआ है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोबिलिटी जिनकी कम है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखें कि एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो DVT कॉज करते हैं, ये हमेशा याद रखें। क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, कैंसर करवा सकती हैं, कैंसर की वजह से भी DVT हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? यूनिलेटरल लेग फाइंडिंग्स होंगी। अगर सिमेट्रिकल है दैट इज अनदर थिंग, कोई और इशू हो सकता है। सिमेट्रिकल PAD हो सकता है जी, सर्कुलेशन कम है, दोनों टांगों की कम होगी।
वेनस इनसफिशिएंसी है, दोनों टांगों की कम होगी। लेकिन अगर एक टांग में फाइंडिंग है, जैसे इसकी भी एक टांग के अंदर फाइंडिंग शो की गई है कि क्लॉट है, दैट इज डीवीटी। ठीक है जी, स्वेलिंग होगी, पेन और टेंडरनेस होगी, वार्मथ होगी और रेडनेस होगी और पॉजिटिव वुमन साइन होगा। पॉजिटिव हॉर्मोन साइन में ये होता है जी कि पेशेंट जब अपनी उसी लेग को जिसमें पेन है उसको जब अपलिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, तो उसको पेन फील होती है काफ के अंदर, उसी उसी स्पेसिफिक काफ के अंदर जिसमें वो कह रहा है कि मुझे जी स्वेलिंग है। तो दिस इज नॉट रिलायबल। अगर आपको साटा क्वेश्चन में आ जाए कि इज इट रिलायबल, तो आपने कहना है कि हॉर्मोन साइन इज नॉट रिलायबल। नेक्स्ट वी हैव इज नर्सिंग केयर। इसमें क्या कर सकते हैं, नेवर मसाज अफेक्टेड लेग। आपने ये जो मसाज वाला ऑप्शन है इसको हमेशा बहुत याद रखना है। किन किन ऑप्शंस में, जैसे कल सर ने पढ़ाया था आपको कि अपेंडिसाइटिस में मसाज नहीं करनी, आज मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपने डीवीटी के अंदर मसाज नहीं करनी। तो बहुत फ्यू ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपने, फ्यू ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ मसाज करनी है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम डू नॉट मसाज, ये ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। एलिवेट द लेग, अप्लाई कंप्रेशन, स्टॉकिंग्स, जो टाइट स्टॉकिंग होती हैं अगर प्रिस्क्राइब्ड हैं, एंटीकोगुलेंट्स दें पेशेंट को, ब्लीडिंग के लिए चेक करें पेशेंट को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डेफिनेशन क्या है जी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, पी occurs when a clot travels to the lungs and block pulmonary arteries। ये दोनों सेम एक दूसरे के साइमल्टेनियसली इस तरह चल रही हैं कि डीवीटी के अंदर क्या है, क्लॉट बनता है डीप वेन्स के अंदर, लेग्स के अंदर, एंड वही अगर क्लॉट ट्रैवल कर गया आपके हार्ट की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ, तो वो फिर मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसकी जी, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऑलवेज गो फॉर ऑप्शंस जिसमें सडन, एक्यूट, इमीडिएट इंटरवेंशन मांग रहा है, वो सही होता है हमेशा। ठीक है जी। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कोरोनरी आर्टरी, आपके लंग्स की किसी आर्टरी के अंदर जाके क्लॉट फंस गया तो वो आपको सांस ही नहीं लेने देगा। एयर हंगर अगेन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोक्सिया, सवेयर हाइपोक्सिया की तरफ जाता है पेशेंट, सवेयर चेस्ट पेन के साथ आता है पेशेंट। एंजाइटी होती है पेशेंट को, सेंस ऑफ डूम, समथिंग इज बैड गोइंग टू हैपन टू मी, खत्म हो रहा है सब कुछ जैसे, ये सेंस ऑफ डूम होती है। हेमोप्टिसिस, ब्लीडिंग आ सकती है जी आपकी वॉमिट के अंदर, कफ के अंदर, सॉरी। नर्सिंग केयर है, पी इज अ मेडिकल इमरजेंसी, कॉल्ड रैपिड रिस्पॉन्स टीम। ऑक्सीजन आप लगाएं पेशेंट को, रैपिड रिस्पॉन्स इसलिए कि आपके पेशेंट को ऑन द स्पॉट आपको करना पड़ सकता है इंटीबेट। और उसके अलावा ये है पेशेंट का कार्डिक आउटपुट ड्रॉप कर जाता है, आपके पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो इसलिए आपको पेशेंट को पहले तो एयरवे सिक्योर करें, देन ऑक्सीजन लगाएं। अगर एयरवे सिक्योर करने से ईटीटी की ज़रूरत नहीं है, इंटूबेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन दें, एंटीकोएगुलेंट्स दें, साइन एंड सिम्टम्स देखते रहें, पेशेंट के वाइटल साइन देखते रहें, और हाई फॉलोअर या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दें। डीवीटी इज डीप लेग प्रॉब्लम, अगेन डीप लेग प्रॉब्लम। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज पल्मोनरी इमरजेंसी, सिम्टम्स भी पल्मोनरी आएंगे, लंग से रिलेटेड आएंगे, हाइपोक्सिया होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया होगा, लेग क्लॉट गोज टू लंग्स, सडन डेथ रिस्क। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे टॉपिक्स जो हैं आज के रैप अप होते हैं और हम लोग चलते हैं अपनी एनफ्लेक्स टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज की तरफ। स्लाइड शो में आना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम होके आप लोगों को शो हो जाएगा। Asgar will talk to you at the end of the session now, ताकि सेशन कवर हो जाए आज। सो एनफ्लेक्स के में कार्डियोवास्कुलर की एग्जांपल्स लेते हुए जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपके क्लियर भी हो जाए और आपको याद भी रहे। तो एबीसीज अगेन, एबीसीज तो आपने ऐसे रट्टा मार लेना है इसका कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट। पेशेंट को एमआई की तरफ जा रहा है, स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, तो आपने उसमें उसी को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि उसमें टीचिंग को कर रहे हैं आप। स्लाइड शो हो रही है सबको? सर आपकी आवाज बहुत कम हो। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है? सर आवाज सर थोड़ी कम आवाज हो गई क्लियर थी, नहीं? अभी ठीक है। थैंक यू। अभी ठीक है? ठीक है जी, मैं जरा पानी पी लूं।
ओके जी, एग्जांपल यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्या आती है? क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हैज क्रैकल्स, बीपी 90-60, चेस्ट पेन एंड एंजाइटी। अब यहाँ पे जो थोड़ा कम क्रिटिकली थिंक करता होगा ना नर्स, ठीक है, वो कहेगा कि यार बीपी 90-60 है, ये सबसे ज़्यादा वो मसले वाली चीज़ है, यहाँ पे चेस्ट पेन है, ठीक है। तो चेस्ट पेन स्टेबल भी हो सकती है, किसी और वजह से भी हो सकती है, मे बी पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो, वो यहाँ पे हाथ रखा हो जी, यहाँ पे दर्द है, ठीक है। लेकिन क्रैकल्स जो हैं वो असेस किए हैं आपने, तो आपको पता चला है क्रैकल्स हैं। और क्रैकल्स जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्रीदिंग के बाद आपने सर्कुलेशन देखनी है। सबसे पहले तो एयरवे देखें यहाँ पे। अगर देखें पेशेंट ने एस्पिरेट किया हुआ है, उसके मुंह के अंदर वॉमिट है, आप क्या करोगे? फिर एयरवे सेलेक्ट करोगे, सक्शन करोगे। अदरवाइज एयरवे का ऑप्शन तो गया खत्म है आपसे। यहाँ पे आ रहा है जी क्रैकल्स हैं पेशेंट को, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, यू विल गो फॉर दैट। फर्स्ट ये प्रायोरिटी होगी आपकी, फिर सर्कुलेशन की तरफ आएंगे। अगर बीपी इससे कम है, फिर सर्कुलेशन पे जाएंगे आप। सेकंड रूल आपके पास ये आ गया, पहला रूल एबीसी आ गया, सेकंड रूल आ गया आपके पास फर्स्ट वर्स्ट देन मोस्ट एक्यूट रूल, ठीक है जी। सबसे पहले मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग और अनस्टेबल चीज को चूज करना है, इमीडिएट, सडन, सडन ऑनसेट, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, प्रायोरिटी वर्ड्स हैं, इनको याद रखना है आपने। विच क्लाइंट शुड बी सीन फर्स्ट? Choose choose the option that is most life-threatening or unstable. Which client should be seen first? Stable angina, relieved by rest. Okay, nahi. Hypertensive patient 160/90, no. Chest pain plus ST elevation on ECG and mild dizziness. माइल्ड डिजीनेस तो किसी भी वजह से हो सकती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट आपको बताया भी है, दो तरह के होते हैं, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। सो वील गो फॉर थर्ड ऑप्शन। चेस्ट पेन है और एसटी एलिवेशन भी है, ऑब्वियसली वी विल सस्पेक्ट एमआई, मोस्ट एक्यूट। थर्ड रूल आ गया जी हमारे पास, इफ ऑप्शंस इंक्लूड असेसमेंट वर्सेस इंटरवेंशन। मैं तब से बोलते आ रहा हूँ अपनी पहली क्लास से, हमेशा वी विल चूज असेसमेंट फर्स्ट अनलेस इमरजेंसी, ठीक है जी। इमरजेंसी है। अब यहाँ पे वही मिसाल दोबारा देता हूँ कि आपके पेशेंट ने एस्पिरेट किया हुआ है, सर उसके स्लाइड नहीं आप चेंज हुई, नजर आ रहा है जी, उसकी स्लाइड नहीं शो हो रही, चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई, ओके। अभी बताइएगा। अभी ठीक होगी सर। ओके जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज है, उसने एस्पिरेट किया हुआ है, आपको वॉमिट नजर आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे? वहां पे आप असेसमेंट करोगे बाकी सारी चीजों की, या सर सक्शन सक्शन करोगे? सक्शन करेंगे सक्शन ना। सर। वहां पे आपने इंटरवीन करना है अनटिल, क्योंकि वो एक इमरजेंसी है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज है, एस्पिरेट कर जाएगा पेशेंट, कोई चीज बचेगी नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं कहीं तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देन यू विल गो फॉर असेसमेंट। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में आ जाए कि उसको फेशियल ड्रूप हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, आर्म वीकनेस हो रही है, लेकिन वहां पे आपके पेशेंट का एयरवे अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? असेसमेंट करोगे। आप उसके सीटी करवाओगे, आप उसके देखोगे फेशियल ड्रूप है कि नहीं, कौन सी साइड की वीकनेस है कि नहीं, ये सारा चेक करोगे, बाकी सारे वाइटल्स चेक करोगे। ओके, कहीं पे असेसमेंट की तरफ जाना है। ये रूल याद रखें, असेसमेंट फर्स्ट अनलेस इमरजेंसी, ठीक है जी। एग्जांपल आ गया, क्लाइंट रिपोर्ट्स चेस्ट पेन, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? नाइट्रोग्लिसरीन देगी, ईसीजी करेगी, या प्रोवाइडर को बताएगी, ऑक्सीजन करेगी? देखिए जी, इमरजेंसी तो है, चेस्ट पेन तो है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि चेस्ट पेन स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है, ठीक है। ईसीजी करेंगे तो पता चलेगा कि अनस्टेबल ईसीजी है, अनस्टेबल एंजाइना है। ईसीजी में एसटी एलिवेशन होगी तो ऑब्वियसली अनस्टेबल की तरफ चले जाएंगे। अगर ईसीजी उसकी नॉर्मल है तो स्टेबल एंजाइना की तरफ चले जाएंगे, हम उसको उस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट रूल इज एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशंस जो हैं हमेशा प्रायोरिटी ले जाती हैं, क्योंकि ईयर के अंदर जो काम करते हैं, जो बल्कि सारे ही हमारे वार्ड के अंदर भी अगर कोई एक्यूट कंडीशन चल रही है, तो हम पेशेंट को उसको पहले देखते हैं ना। बाकी जो स्टेबल है, जिसको एंटीबायोटिक लगनी है, उसको तो बाद में भी लग सकती है। सो एक्यूट कंडीशंस ऑलवेज टेक प्रायोरिटी। क्रोनिक हाइपरटेंशन पेशेंट है, न्यू ऑनसेट पी सिम्टम्स हैं, तो किसको हम लोग करेंगे? पी क्या था? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट इमरजेंसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी,
पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, पेशेंट का बीपी ड्रॉप करेगा, ठीक है, पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट, ठीक है जी, तो वो मेडिकल इमरजेंसी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट रूल इज सेफ्टी प्रायोरिटी रूल। इफ अ पेशेंट इज अनस्टेबल, डू नॉट डिले केयर फॉर टीचिंग। कभी भी टीचिंग फर्स्ट नहीं आएगी। सबसे पहले पेशेंट स्टेबलाइज होगा। अगर आपके पास केस स्टडी आती है ना एमआई पे, तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चंस तो इस तरह के नहीं होंगे, लेकिन आपकी जब डिस्चार्ज का टाइम आएगा, आपका असेस करने का टाइम आएगा कि पेशेंट ने इम्प्रूव किया या इम्प्रूव नहीं किया, या फिर आपसे मांगेगा कि डिस्चार्ज टीचिंग में हमने क्या कहना पेशेंट को, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्लाइंट को जो है टीच करना है एट डिस्चार्ज टाइम्स हमेशा। अदरवाइज पहले ऑप्शंस भी नहीं कह देना कि हम पेशेंट को यहाँ टीच करेंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। Client with MI asked about diet change. What do you do? Treat MI first, teaching later. ठीक है जी। अगर आपका पेशेंट ही ईआर में प्रेजेंट किया है, एमआई उसको, वो कंफ्यूज है और वो कह रहा है जी मुझे तो कोई खाना शाना बताएं जिसकी वजह से आइंदा ये ना हो, तो आप उसको पहले स्टेबलाइज करो, देन आप उसको जो है बाद में डिस्चार्ज टाइम पे टीचिंग दे, या फिर वो जब स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है जी। देयर वी रैप अप। आज का टॉपिक था जी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पे और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज पे। होपफुली आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा, आपको फ़ायदा होगा इससे। और अब हम सरसगढ़ की तरफ आते हैं, ठीक है जी। सरसगढ़ अपनी स्टोरी बता रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, आप लोग प्लीज़ सुने। हमें अपने पीयर से, हमें अपने नर्सिंग पीयर से, नर्सिंग मेंटोर से सीखना चाहिए। सर असगर ने जब पास किया था तो मैंने इनको सिर्फ एक मैसेज किया था, सर आप क्या कहते हैं कि मैं कैसे चलूँ, तो इन्होंने क्या मुझे गाइड किया कि आप ये करें ये करें, तो दैट हेल्प मी। और मैंने पास होते ही मैंने इनको मैसेज किया, आई वॉज वेरी हैप्पी टू टेल हिम कि सर मैंने इंटेलेक्स कर लिया। तो अपने पीयर से सीखा करें, उनकी बात सुना करें, अपने मेंटोर्स बनाएं। एनक्लेक्स में आपको मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं, तो वो मैंने किताब से पढ़ के नहीं बताई, अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के नॉलेज है वहाँ से बताई हैं। आपको यूट्यूब पे इंग्लिश में हर तरह की उसमें सॉफ्टवेयर में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपकी लैंग्वेज में आपको सादा अल्फाज में समझाने वाले मेंटोर्स, आपके प्रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे। सो सर प्लीज, आप आई थिंक माइक ऑन कर लिया आपने। जी जी, थैंक यू सो प्रोसीड मच आकाश करते हैं भाई। सर, आप बता रहे थे अपनी एनक्लेक्स जर्नी के बारे में। जी जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरा तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है कि मैं जो अभी जो करंटली मास्टर कर रहा हूँ, और उसके साथ जो है मैं कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ। उसके साथ तीसरी जो ड्यूटी है मेरी वो गवर्नमेंट जॉब वो चल रही है। और अभी जो है मैं सर करंटली, इतनी हर्डल्स थी, इतनी ज्यादा चीजें आप लेके चल रहे थे, तो हाउ इट वाज दिस इजी फॉर यू कि आपने एनक्लेक्स क्रैक किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 85 क्वेश्चंस में। सर देखें, अगर हम मुश्किलात को देखेंगे तो कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे। हमें मुश्किलात के बिल्कुल साथ और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो मुश्किलात से निकलेंगे। अगर हम किसी भी हर्डल्स को देख के गिव अप कर देंगे तो हम और फ्यूचर में जो चल के और ज़्यादा हर्डल को फेस करना होगा। अगर मैं एंकलेक्स पास नहीं करता, अगर अटेम्प्ट नहीं देता, अगर मैं नहीं सोचता, तो ये मेरे लिए एक ड्रीम ही होता। देखें, अब बिल्कुल हम नर्सिंग में आ गए हैं, तो नर्सिंग में आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी हमें हासिल करनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। आपको तो पता है पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, कितनी महंगाई चल रही है। और पाकिस्तान में जो है, जो जिस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए सर, नर्सिंग रिस्पेक्ट प्रोफेशन सबसे को, पहले आ जाती है ना, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं है नर्सेज की, सीधी सी बात करें। रिस्पेक्ट में उसके साथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी नहीं है जो एक नर्स को होनी चाहिए, जितना वो काम करती हैं। तो यही बिल्कुल वजह है कि मैं जब डिप्लोमा में पढ़ता था तब भी मेरा यही इंटरेस्ट था कि मैं बाहर जाऊंगा। फिर बाहर जाने बिल्कुल के लिए जब टाइम आया, और जो हमारे सीनियर्स थे, जब मैं पोस्ट आरिंग कर रहा था, तो तब हमारे जो टीचर थे, एक दो टीचर थे, वो हमें समझा रहे थे कि आप पोस्ट आरिंग कर लें तो हम आपको ये एनक्लेक्स का बताएंगे। मुझे उस टाइम एनक्लेक्स के स्टैंड फॉर्म का भी नहीं पता था एनक्लेक्स होती क्या है। ठीक है, तो फिर जब भी मैंने आपने पोस्ट देखिए आरिंग कर क्रैक ली, किया, इट्स अ हाँ बिग थिंग। हाँ, पोस्ट आरिंग कर ली, तो उसके बाद फौरन ना मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो मैं तो फिर यहाँ पे खैरपुर निकल आया। फिर भी मुझे इंटरेस्ट तो था ना बाहर जाने का, तो सर से मैंने पूछा कि क्या हिसाब किताब है, मगर उन्होंने ना फीस बढ़ा चढ़ा के बताई मुझे। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा,
तो मुझे ये फायदा हुआ कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि एनक्लेक्स होती है क्या होती है, ये मुझे फायदा हुआ। फिर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई जब ये पीफ वालों ने अनाउंसमेंट की कि हम एनक्लेक्स करवा रहे हैं इस पे जी सर। स्कॉलरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट। सर तो यहाँ पे उन्होंने एक बात कहना चाहूँगा। पीफ ने शुरू भी किया था, पीफ के बारे में मुझे भी पता लगा था, लेकिन पीफ में हमारे भी जो बहुत सारे कोलीग्स हैं उन्होंने इन किया था, लेकिन एट दैट टाइम के वो उन्होंने आपसे भी ऑब्वियसली पैसे वगैरह भी लिए होंगे, सो वो थोड़ा मनी मेकिंग था उनकी तरफ से। देखें, ये लेकिन बिल्कुल होता है, जैसे हम समझ के गए थे कि 100% फ्री क्लासेस है, सब कुछ फ्री है, इतना है फिला है, मगर इतना नहीं था। मगर ये है कि हमें एक ट्रैक मिल गया, कुछ फाइनेंशियल जी सर। असिस्टेंस मिली, मगर ये है कि हमें अगर उनके थ्रू हम नहीं जाते तो हम यहीं बैठे रहते। फिर से जी ये सर। हमें हेल्प आउट हो गई, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गई, उन्होंने भी कुछ खर्चा किया, कुछ हमसे लिया, मगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपको 100% फ्री मिलेंगी, सब कुछ चीजें फ्री मिलेंगी। बस कुछ चीजें जो हैं जो हमने ऑन बिहाफ अपने करनी पड़ी, ताकि हम जल्द से जल्द एग्जाम दें। अगर हम उनके फंड के रिलीज होने के वेट में बैठे रहते तो अभी भी कुछ दोस्त हैं जो बैठे रहे। बिल्कुल सर। तो सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि मुझे जो समझ आता है ना, हमारे जो काफ़ी अभी भी नर्सेज हैं वो फैमिली मैन हैं सारे, तो वो यही सोचते रहते हैं बच्चों के साथ ड्यूटी के साथ कैसे पढ़ें। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग साज के साथ इनरोल होते हैं, अभी तो फ्री बैच चल रहा है, साज के साथ इनरोल होते हैं, तो अगर आप इसी के जो 2 घंटे की 1.5 घंटे की घंटे की क्लास चल रही है, अगर यही आप लोग 6 महीने 4 महीने 5 महीने कंसिस्टेंसी से ले लें, तो आप क्या कहते हैं इस पे कि स्टूडेंट्स कर पाएंगे इसमें? जी जी बिल्कुल कर पाएंगे। अगर ये डेली की क्लासेस हैं, जो कंटेंट मिल रहा है, जो मेंटोर उनको गाइड कर रहा है, उन पे फोकस करें, डेली के क्लासेस को समझें। ऐसे नहीं कि रट्टा लगाएं, चीज़ों को मेमोराइज नहीं करें, चीज़ों को समझें, बस कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल करें सर। अपने। आज ठीक है, आज की क्लास में भी मेमोराइजेशन आपने का मैंने एग्जाम बार नहीं बार, है हमारा। बिल्कुल सर, मेमोराइजेशन नहीं है, आपने अप्लाई करना है अपना नॉलेज। आज भी आपने जो सीखा है, आज जो क्विज ये आएगा सारी ग्रुप में, क्लिनिकल उस जजमेंट पे है। आप जब तक हाँ, अप्लाई नहीं आपकी करेंगे अपना नॉलेज तो। देखें, कोई जी सर। रिटन एग्जाम नहीं है कि हम सारा लिख के चले वापसी आएंगे, फिलान डिजीज है उसका ये वो है। ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लिनिकल जजमेंट। आपकी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे ही क्वेश्चन, ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आते हैं। मगर ये है कि इनकेलेक्स आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने में मजबूर करता है। जी सर। सर लेट्स बिल्कुल। कीप इट शॉर्ट। आप ये बताएं कि जब कोई स्ट्रेस का टाइम आता था तो आप अपने आप को कैसे, जैसे अब ये नर्सेज कर रहे हैं, इनरोल करेंगे, एनक्लेक्स के बारे में सोचेंगे, उनको लगेगा यार बहुत बड़ा एग्जाम है, तो आपने उस स्ट्रेस के टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? देखें, अगर हम अपने जहन में कोई गोल रखें कि मुझे यूएसआरएन होना है, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से ही मोटिवेशन आएगी। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो किसी चीज को आप ब्रेक कर सकेंगे थोड़े ही टाइम में। अगर ऐसे आप हर्डल्स देखेंगे, अपना जो है अ, अपनी एफर्ट्स जो हैं उन पे हर्डल को हल करने में लगा देंगे और अपनी स्टडी से दूर हो जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। अपना गोल क्लियर रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, फोकस्ड रहें, कंस्टेंट रहें। डेली के जो काम है, जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं वो दें, चाहे कुछ भी कोई भी आपका काम हो, अगले दिन आपकी कोई किसी से मुलाकात है, कुछ भी वापसी आके आपको उसी दिन का पढ़ना है। कंस्टेंट रहना है, अपने गोल को जहन में रखना है, माइंड में रखना है और कि मुझे ये हमारे होना है, जो, इतने भी और इतने मंथ में करना है। ऐसे नहीं कि एक बंदा सोचता रहे कि मैं 100% श्योर हो जाऊं तो फिर मैं टेस्ट दूंगा। देखें, 100% श्योरिटी किसी को भी नहीं होती। अब मैं जो जब एग्जाम बुक किया था तो मैंने 2 महीने बाद में बुक किया था कि मैं 2 मंथ के बाद दूंगा एग्जाम। मगर 2 मंथ तो गुजरने वाले थे, जैसे मुझे 5 तारीख को एग्जाम था, मैं 3-4 तारीख को सोच रहा था कि और भी मैं डेट पीछे करता। ठीक है, क्योंकि जी हम 100% प्रिपरेशन के पीछे लगेंगे तो एग्जाम के लिए बैठेंगे ही नहीं। आप सिंपल अच्छी तरह पढ़ें, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, और इंशाल्लाह आप पास कर लेंगे। सर आप, एक और क्वेश्चन, आज आप भी क्लास में मौजूद थे, तो आपको आज की क्लास कैसे डिफरेंट लगी? क्या आप सजेस्ट करते हैं साज एंड क्लिक्स एकेडमी को स्टूडेंट्स को?
जी जी, आपने बहुत अच्छी तरह इनको गाइड किया। आपकी क्लासेस बहुत सिंपल, यूनिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग रही। ठीक है। और जो मुझे लगता है कि आप पर्सनलाइज गाइडेंस वगैरह देंगे, इससे आप इनका क्लिनिकल भी जो है ना, क्लिनिकल जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, उन उन पे आप फोकस कर रहे हैं, जो कि इनके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल फीस पे रख लें, और असेसेबल जो स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर, आगे चल के जो लोग एनरोल करेंगे और जो लोग प्रोसेस कर रहे हैं, एंट्रेंस का प्रोसेस करेंगे भी, उनके लिए वन ऑन वन इंटरेक्टिव क्लासेस रखी जाएंगी, जिनमें उनको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जहाँ पे उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, 3 घंटे की क्लास हो। तो वील मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। तो इसी के जी, साथ ये आपका सर यूनिक अगर, फीचर है। जी सर। ये आपका यूनिक फीचर है आपके एकेडमी का, कि आप 1 to 1 स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करेंगे, गाइडलाइन वगैरह देंगे, और उनके वीक एरियाज को खुद ही आप असेस करेंगे। वैसे ये होता है कि एनकेलेक्स में आप खुद अपने वीक एरियाज को ढूंढें और उन पे काम करें। बिल्कुल सर, नहीं सर, हमने ये चीज़ सोची है, और हम इस पे ज़रूर जो है जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो काम करेंगे। और इंशाल्लाह। सर, आज आपने बहुत सारी एडवाइजेज दी। आपकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। आप इतने बिजी टाइम में से आप वाइस प्रिंसिपल भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, उसमें से भी आपने टाइम निकाला, अच्छी अच्छी एडवाइजेज दी आपने हमें। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ कोई बात नहीं, कोई रैपअप भी करते काम हैं। हो, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए 4/7। ठीक सर। सर आपका कांटेक्ट भी हम अगर कहते हैं शेयर कर देंगे सर से, किसी को भी कोई काम हो सर से रब्ता कर सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल। इसी के साथ हम लोग इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। और ये आज एक कोट है, तो ऐसी बातें जो है हमें मोटिवेट रखती हैं। तो केयरिंग फॉर वन पेशेंट may feel like a small act, but to that patient it is the whole world of hope, healing and humanity. अभी आप हार्ट फेलियर के ना पेशेंट को देखिएगा कि कितना वो बेबस होता है, सांस नहीं लिया जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सो नहीं पाते ये पेशेंट्स। ठीक है, एमआई के पेशेंट को सिर्फ यही होता है कि पता नहीं मैं बच के इस हॉस्पिटल से निकलूंगा भी कि नहीं। सो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, इस तरह के नर्स आपने बनना है, इस तरह की क्लिनिकल जजमेंट रखनी है कि आप जब ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हो तो आप उसके लिए होप हो, हीलिंग हो, ह्यूमैनिटी का एक जीता जागता सबूत हो। जैसा कि मैंने नर्सेज देखे हैं, आए गए, मेडिसिन दी, वो गए। नहीं, आप अगर उस पेशेंट के कंधे पे ऐसे थोड़ा सा सहला देंगे, उसको जो है सही से, अगर आप देखें जब तक सही से पढ़ेंगे नहीं, जैसे पोजीशन की बात आ गई, पोजीशन ही नहीं सही बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। आपको एम्पैथी भी रखनी है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन पे भी काम करना एनक्लेक्स सिखाएगा। और मीनवाइल ये कि आपको जो है एक अच्छा हीलर, एक कंपैशनेट और पैशनेट नर्स, कॉम्पिटेंट नर्स बनाएगा एनक्लेक्स। So, caring for one patient may feel like a small act, but to that patient, it's the whole world of hope, healing, and humanity. So, with this, we wrap up. Thank you so much for attending the class and give your responses, reviews in the group. And soon जो है आज की क्लास के लिए जो मैं एक क्विज देता होता हूँ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे, वो आ जाएगा। आप लोगों ने वो सब ने अटेंड करना है, अटेम्प्ट करना है। और उस पे जो होगा आपके जो आज आंसर्स होंगे साथ ही साथ आपको शो होते जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन, आज की आपकी जो टीचिंग है आपको समझ में आती जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सबका दोस्त, आपका भाई थैंक यू आकाश उस्ताद इजाज़त चाहता हूँ। सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। कल के सेशन के लिए भी रेडी रहें। कल सेम टाइम मैं ही सेशन ले रहा हूँ। सर आसिफ जो है 2 से 3 दिन के लिए हमारे दरमियान नहीं है। सो कार्डियोवास्कुलर तो बहुत बड़ा अच्छा कवर हो जाएगा। और आई थिंक यही मेरा भी होता है कि अगर एक दिन में ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले उस सिस्टम को ख़त्म करूँ फिर दूसरे को करूँ। तो सर आसिफ भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ट्यूसडे से। मीनवाइल हम लोग तब तक कार्डियोवास्कुलर को तो ख़त्म कर ही देंगे। प्लान ठीक है जी? गुड प्लान है। फार्मा भी कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच अगेन एंड खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। हाँ सर।
ओए जड्डू